जब अपने ही देशवासियों को कुल्ली कहकर अपमानित किया जाता था, तब गांधी जी ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ रंगभेद नहीं, आत्मगौरव पर हमला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द भारत डायलॉग्स में। आज हम सुनेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अध्याय 38, कुल्लीपन का अनुभव। इस अध्याय में गांधी जी बताते हैं कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुल्ली कहकर नीचा दिखाया जाता था। यह सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि एक मानसिक गुलामी की परछाई थी, जिसे गांधी जी ने बहुत गहराई से महसूस किया। और यहीं से जागी उनके भीतर वो भावना जो उन्हें केवल एक व्यक्ति नहीं, एक आवाज बना देती है अपने समाज की। अध्याय 38, कुल्लीपन का अनुभव। ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के हिंदुस्तानियों की स्थिति का पूरा चित्र देने का यह स्थान नहीं है। उसकी जानकारी चाहने वाले को दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास पढ़ना चाहिए, पर यहां उसकी रूपरेखा देना आवश्यक है। ऑरेंज फ्री स्टेट में तो एक कानून बनाकर सन 1888 में या उससे पहले हिंदुस्तानियों के सब हक छीन लिए गए थे। वहां हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ होटल के वेटर के रूप में काम करने या ऐसी कोई दूसरी मजदूरी करने की ही गुंजाइश रह गई थी। जो व्यापारी हिंदुस्तानी थे, उन्हें नाम मात्र का मुआवजा देकर निकाल दिया गया था। हिंदुस्तानी व्यापारियों ने अर्जियां वगैरह भेजीं, पर वहां उनकी तूती की आवाज कौन सुनता। ट्रांसवाल में सन 1885 में एक कड़ा कानून बना। 1886 में उसमें कुछ सुधार हुआ। उसके फलस्वरूप यह तय हुआ कि हरेक हिंदुस्तानी को प्रवेश फीस के रूप में 3 पाउंड जमा कराने चाहिए। उनके लिए अलग छोड़ी गई जगह में ही वे जमीन मालिक हो सकते थे, पर वहां भी उन्हें व्यवहार में जमीन का स्वामित्व नहीं मिला। उन्हें मताधिकार भी नहीं दिया गया था। ये तो खास एशियावासियों के लिए बने कानून थे। इसके अलावा जो कानून काले रंग के लोगों को लागू होते थे, वे भी एशियावासियों पर लागू होते थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी लोग पटरी, फुटपाथ पर अधिकार पूर्वक चल नहीं सकते थे और रात 9 बजे के बाद परवाने के बिना बाहर नहीं निकल सकते थे। इस अंतिम कानून का अमल हिंदुस्तानियों पर न्यूनाधिक प्रमाण में होता था। जिनकी गिनती अरबों में होती थी, वे बतौर मेहरबानी के इस नियम से मुक्त समझे जाते थे। मतलब यह कि इस तरह की राहत देना पुलिस की मर्जी पर रहता था। इन दोनों नियमों का प्रभाव स्वयं मुझ पर क्या पड़ेगा, इसकी जांच मुझे करानी पड़ी थी। मैं अक्सर मीडिया कोर्ट्स के साथ रात को घूमने जाया करता था। कभी कभी घर पहुंचने में 10 बज जाते थे। अतएव पुलिस मुझे पकड़े तो यह डर जितना स्वयं मुझे था, उससे अधिक मेमई कोर्ट्स को था। अपने हफ्शियों को तो वे ही परवाने देते थे, लेकिन मुझे परवाना कैसे दे सकते थे? मालिक अपने नौकर को ही परवाना देने का अधिकारी था। मैं लेना चाहूं और मेयड कोर्ट्स देने को तैयार हो जाए तो भी वह नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वैसा करना विश्वासघात माना जाता। इसलिए मी कोर्ट्स या उनके कोई मित्र मुझे वहां के सरकारी वकील डॉ क्राउजे के पास ले गए। हम दोनों एक ही इन के बारिस्टर निकले। उन्हें यह बात असह्य जान पड़ी कि रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मुझे परवाना लेना चाहिए। उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट की। मुझे परवाना देने के बदले उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र दिया। उसका आशय यह था कि मैं चाहे जिस समय चाहे जहां जाऊं, पुलिस को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। मैं इस पत्र को हमेशा अपने साथ रखकर घूमने निकलता था। कभी उसका उपयोग नहीं करना पड़ा, लेकिन इसे तो केवल संयोग ही समझना चाहिए। डॉक्टर क्राउजे ने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे बीच मित्रता हो गई थी। मैं कभी कभी उनके यहां जाने लगा। उनके द्वारा उनके अधिक प्रसिद्ध भाई के साथ मेरी पहचान हुई। वे जोहानिसबर्ग में पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हुए थे। उन पर बोअर युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी का खून कराने का षड्यंत्र रचने के लिए मुकदमा भी चला था और उन्हें 7 साल के कारावास की सजा मिली थी। बेंचरों ने उनकी सनद भी छीन ली थी। लड़ाई समाप्त होने पर डॉक्सन क्राउजे जेल से छूटे, सम्मानपूर्वक ट्रांसवाल की अदालत में फिर से प्रविष्ट हुए
और अपने धंधे से लगे। बाद में संबंध मेरे लिए सार्वजनिक कार्यों में उपयोगी सिद्ध हुए थे और मेरे कई सार्वजनिक काम इनके कारण आसान हो गए थे। पटरी पर चलने का प्रश्न मेरे लिए कुछ गंभीर परिणाम वाला सिद्ध हुआ। मैं हमेशा प्रेसिडेंट स्ट्रीट के रास्ते एक खुले मैदान में घूमने जाया करता था। इस मोहल्ले में प्रेसिडेंट क्रूगर का घर था। यह घर सब तरह के आडंबरों से रहित था। इसके चारों ओर कोई अहाता भी नहीं था। आसपास के दूसरे घरों में और इसमें कोई फर्क नहीं मालूम होता था। प्रिटोरिया में कई लखपतियों के घर इसकी तुलना में बहुत बड़े, शानदार और अहाते वाले थे। प्रेसिडेंट की सादगी प्रसिद्ध थी। घर के सामने पहरा देने वाले संतरी को देखकर ही पता चलता था कि यह किसी अधिकारी का घर है। मैं प्रायः हमेशा ही इस सिपाही के बिल्कुल पास से होकर निकलता था, पर वह मुझे कुछ नहीं कहता था। सिपाही समय समय पर बदला करते थे। एक बार एक सिपाही ने बिना चेताए, बिना पटरी पर से उतर जाने को कहे, मुझे धक्का मारा, लात मारी और नीचे उतार दिया। मैं तो गहरे सोच में पड़ गया। लात मारने का कारण पूछने से पहले ही एमी कोट्स ने, जो उसी समय घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहे थे, मुझे पुकारा और कहा, गांधी, मैंने सब देखा है। आप मुकदमा चलाना चाहें तो मैं गवाही दूंगा। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आप पर इस तरह हमला किया गया। मैंने कहा, इसमें खेद का कोई कारण नहीं। सिपाही बेचारा क्या जाने, उसके लिए तो काले काले सब एक से ही हैं। वह हवशियों को इसी तरह पटरी पर से उतारता होगा, इसलिए उसने मुझे भी धक्का मारा। मैंने तो नियम ही बना लिया है कि मुझ पर जो बीतेगी उसके लिए मैं कभी अदालत में नहीं जाऊंगा। इसीलिए मुझे मुकदमा नहीं चलाना है। यह तो आपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही बात कही है, पर आप इस पर फिर से सोचिए। ऐसे आदमी को कुछ सबक तो देना ही चाहिए। इतना कहकर उन्होंने उस सिपाही से बात की और उसे उलाहना दिया। मैं सारी बात तो समझ नहीं सका। सिपाही डच था और उसके साथ उनकी बातें डच भाषा में हुईं। सिपाही ने मुझसे माफी मांगी। मैं तो उसे पहले ही माफ कर चुका था, लेकिन उस दिन से मैंने वह रास्ता छोड़ दिया। दूसरे सिपाहियों को इस घटना का क्या पता होगा? मैं खुद होकर फिर लात किस लिए खाऊं? इसलिए मैंने घूमने जाने के लिए दूसरा रास्ता पसंद कर लिया। इस घटना ने प्रवासी भारतीयों के प्रति मेरी भावना को अधिक तीव्र बना दिया। इन कायदों के बारे में ब्रिटिश एजेंट से चर्चा करके प्रसंग आने पर इसके लिए एक टेस्ट केस चलाने की बात मैंने हिंदुस्तानियों से की। इस तरह मैंने हिंदुस्तानियों की दुर्दशा का ज्ञान पढ़कर, सुनकर और अनुभव करके प्राप्त किया। मैंने देखा कि स्वाभिमान की रक्षा चाहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए दक्षिण अफ्रीका उपयुक्त देश नहीं है। यह स्थिति किस तरह बदली जा सकती है, इसके विचार में मेरा मन अधिकाधिक व्यस्त रहने लगा। किंतु अभी मेरा मुख्य धर्म तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को ही संभालने का था। तो दोस्तों, गांधी जी ने जब पहली बार कुल्ली जैसे शब्दों का अपमान सहा, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं था। ये हर उस भारतीय की गरिमा पर चोट थी जो विदेशी धरती पर मेहनत कर रहा था। यही अनुभव बना उनके भीतर के क्रांतिकारी विचारों का आधार। अगर आपको ये अध्याय झकझोरने वाला लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपनी पहचान को लेकर किसी भेदभाव का सामना किया है? और इस वीडियो को शेयर करें ताकि औरों तक भी यह संदेश पहुंचे। और हां, आगे के प्रेरणादायक अध्यायों के लिए सब्सक्राइब करें द भारत डायलॉग्स को और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली कड़ी में गांधी जी अपनी आवाज को जनांदोलन में बदलने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।